ये दरअसल रमजी यूसुफ का ही प्लान था जिसको फिर उसामा बिन लादेन की अलकायदा ने अंजाम दिया था। 31 दिसंबर 1992 को पाकिस्तानी कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क ने उनको एक टेम्पररी पासपोर्ट भी इशू कर दिया था। रमजी यूसुफ ने बम बनाने के लिए वही यूरिया नाइट्रेट फर्टिलाइजर केमिकल का इस्तेमाल किया जिसको किसान अपनी फसल को देते हैं। रमजी यूसुफ ने एक फेक इटालियन पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जिस पर उनका नाम अर्माल्डो फोरलानी था। आप इश्ताक पार्कर को जहन में रखें क्योंकि इनकी वजह से कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, मैं दहशतगर्द हूँ और मुझे इस पर फख्र है और उस वक्त तक दहशतगर्दी की हिमायत करता रहूंगा जब तक वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हो, क्योंकि आप दहशतगर्दों से ज्यादा हैं। आप वो हैं जिन्होंने दहशतगर्दी इजाद की और उसे हर रोज इस्तेमाल किया। तुम झूठे हो, कसाई और मुनाफिक हो। ये अल्फाज थे रमजी यूसुफ के जब उनको न्यूयॉर्क अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज केविन डफी के सामने पेश किया गया था। कुवैत में पैदा होने वाले रमजी यूसुफ, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान और फलस्तीन से भी था, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, वो किस तरह एक दहशतगर्द बने और ऐसे दहशतगर्द जिसने अमेरिका को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं डिटेल के साथ। रमजी अहमद यूसुफ, जिसका पूरा नाम अब्दुल बासित महमूद अब्दुल करीम है, वो 27 अप्रैल 1968 को कुवैत में पाकिस्तानी और फलस्तीनी वालिदैन के घर में पैदा हुए। रमजी यूसुफ खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे हैं, वही खालिद शेख मोहम्मद जिसने डेनियल पर्ल को कत्ल किया था और वही खालिद शेख मोहम्मद जो कि 9/11 हमलों के बाद अमेरिका में उतने ही ज्यादा वांटेड थे जितने के उसामा बिन लादेन। ये दरअसल रमजी यूसुफ का ही प्लान था जिसको फिर उसामा बिन लादेन की अलकायदा ने अंजाम दिया था। 1986 में रमजी यूसुफ स्वानसा इंस्टीट्यूट वॉल्स इंग्लैंड गए जहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। इसके अलावा उन्होंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए ऑक्सफोर्ड कॉलेज में एडमिशन भी लिया। इंग्लैंड में अपनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद वो पाकिस्तान आए और एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप जो कि पेशावर में था, वहां पर उन्होंने बम बनाने की ट्रेनिंग हासिल की। 1 सितंबर 1992 को रमजी यूसुफ ने एक फेक इराकी पासपोर्ट पर अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की और पकड़े गए, जिसके बाद उनसे तकरीबन 72 घंटों तक इंटेरोगेशन करके उनको छोड़ दिया गया। जिसका एक दिलचस्प रीजन ये था कि INS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विस का सेल जिसमें रमजी यूसुफ को रखा गया था वो ओवर क्राउडेड हो रहा था, जिसकी वजह से रमजी यूसुफ को 72 घंटों के बाद ही सेल से रिहा कर दिया गया था। उन्होंने न्यू जर्सी सिटी पुलिस को बताया कि उनका असल नाम अब्दुल बासित महमूद अब्दुल करीम है और वो एक पाकिस्तानी नेशनल हैं और उनका पासपोर्ट कहीं पे खो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने एक फेक इराकी पासपोर्ट का सहारा लिया। 31 दिसंबर 1992 को पाकिस्तानी कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क ने उनको एक टेम्पररी पासपोर्ट भी इशू कर दिया था। टेम्पररी पासपोर्ट के इशू होने के बाद रमजी यूसुफ ने मोहम्मद ए सलामा और महमूद अबू हलीमा के साथ मिलकर बम को तैयार करने का काम शुरू कर दिया। रमजी यूसुफ ने बम बनाने के लिए वही यूरिया नाइट्रेट फर्टिलाइजर केमिकल का इस्तेमाल किया जिसको किसान अपनी फसल को देते हैं। ये अपनी नौयत का एक लो बजट बम बनाने का तरीका था और कुछ ही वक्त बाद उन्होंने तकरीबन 680 किलोग्राम का यूरिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव डिवाइस को तैयार कर लिया, जो कि अपनी नौयत का एक बहुत ही ताकतवर बम भी था। 26 फरवरी 1993 को रमजी यूसुफ ने रेंट पर एक राइडर वैन ली जिसमें उन्होंने 680 किलोग्राम वजनी बम को फिट करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर के गैराज में लाकर खड़ा कर दिया, जो कि 26 फरवरी 1993 के दिन अमेरिकन वक्त के मुताबिक दिन के तकरीबन 12:18 पर धमाके के साथ उड़ गया। एंड जिस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाका हो रहा था उसी वक्त रमजी यूसुफ पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से जारी किए गए टेम्पररी पासपोर्ट पर पाकिस्तान आ रहे थे। फरवरी 1993 में पाकिस्तान में आकर छुपने के बाद रमजी यूसुफ ने बेनजीर भुट्टो को कत्ल करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और अब्दुल हकीम मुराद के साथ मिलकर उसको पूरा करने की कोशिश की, मगर ये दोनों मर्तबा बेनजीर भुट्टो को कत्ल करने में नाकाम रहे। 11 दिसंबर 1994 को रमजी यूसुफ ने फिलीपीन एयरलाइन फ्लाइट 434 को बम से उड़ाने का मंसूबा बनाया जो कि मनीला से टोक्यो जा रही थी और फ्लाइट के शेड्यूल में सीबू में स्टॉप करना भी था। रमजी यूसुफ ने एक फेक इटालियन पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जिस पर उनका नाम अर्माल्डो फोरलानी था। रमजी यूसुफ ने फिलीपीन एयरलाइन फ्लाइट 434 के बाथरूम में एक टाइम बम को फिट कर दिया था जो कि अगले 4 घंटों बाद फटने वाला था। सीबू में रमजी यूसुफ के अलावा 25 और
पैसेंजर्स भी जहाज से उतरे और 256 नए पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स जहाज में बैठकर टोक्यो रवाना हो गए। ये फ्लाइट अपने टाइम से तकरीबन 38 मिनट लेट भी थी। इस फ्लाइट ने तकरीबन सुबह के 8:38 पर टेक ऑफ किया। टोक्यो में उतरने से तकरीबन 1.5 घंटा पहले बम धमाका हुआ, जिसमें एक 24 साल जापानीज बिजनेसमैन जिसका नाम हारुकी इकिगामी था वो मारा गया। जहाज के पायलट ने ओकिनावा के नाहा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की और इस तरह जहाज में बैठे 272 मुसाफिर और 20 क्रू मेंबर्स महफूज रहे। रमजी यूसुफ के बोइंग का प्लॉट के 3 हिस्से थे। पहला, 11 से 12 फ्लाइट जो कि एशिया से अमेरिका की तरफ जाएंगे उनको बम से उड़ाना है। अमेरिकन सदर बिल क्लिंटन और पोप जॉन पॉल II को कत्ल करना जो कि फिलीपीन के दौरे पर आने वाले थे, और एक जहाज को हाईजैक करके अमेरिका ले जाकर CIA के हेडक्वार्टर में क्रैश करना था। रमजी यूसुफ का बोइंग का प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था, क्योंकि जब वो मनीला के अपार्टमेंट में 1 दर्जन के करीब बम को तैयार कर रहे थे, अचानक अपार्टमेंट में आग भड़क उठी और रमजी वहां पर सब कुछ छोड़कर भाग निकले। और जब पुलिस ने वहां पर रेड की और इन्वेस्टिगेशन की तो वहां पर कुछ टेप्स मिली जिनसे बोइंग का प्लान के बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली। आग प्लान को एग्जीक्यूट करने के तकरीबन 1 हफ्ता पहले लगी थी। फिलीपीन नेशनल पुलिस ने एक और अपार्टमेंट में रेड की तो मालूम हुआ कि वहां पर खालिद शेख मोहम्मद, अब्दुल मुराद और रमजी यूसुफ एरोप्लेन को हाईजैक करके CIA के हेडक्वार्टर से टकराने का प्लान तैयार कर चुके हैं। बोइंग का प्लान के बुरी तरह नाकाम होने के बाद रमजी यूसुफ मनीला से पाकिस्तान पहुंचे और 31 जनवरी 1995 को वो पाकिस्तान से थाईलैंड गए, जहां पर वो अपने एक साथी इश्तियाक पार्कर जो कि एक साउथ अफ्रीकन थे उनसे मिले। आप इश्तियाक पार्कर को जहन में रखें क्योंकि इनकी वजह से कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। रमजी यूसुफ ने इश्तियाक पार्कर को 2 सूटकेसेस दिए जिनके अंदर बॉम्ब थे, जिनमें से एक डेल्टा एयरलाइन की फ्लाइट में रखा जाना था और दूसरा यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट में। पार्कर ने पूरा दिन एयरपोर्ट पर बैठकर गुजार दिया क्योंकि उनको पकड़े जाने का डर था, और वो शाम को रमजी के होटल में लौट आए और उनसे झूठ बोला कि एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन पर उनसे पासपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स मांगे जा रहे थे, जो कि बहुत रिस्की था। इस वजह से टास्क को पूरा किए बगैर उनको लौटना पड़ा है। रमजी यूसुफ और इश्तियाक पार्कर 2 फरवरी 1995 को थाईलैंड से पाकिस्तान आए। इश्तियाक पार्कर जो कि रमजी यूसुफ के एक तरह से दोस्त भी थे, उन्होंने रमजी यूसुफ की मौजूदगी की इत्तला सिक्योरिटी फोर्सेस को दी और फिर 7 फरवरी 1995 को ISI और US डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस ने सुकासा गेस्ट हाउस इस्लामाबाद से रमजी यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। रमजी यूसुफ को अरेस्ट करके पाकिस्तान से न्यूयॉर्क अमेरिका की फेडरल प्रिजन में ट्रायल तक रखा गया और इश्तियाक पार्कर को FBI के ऐलान के मुताबिक $2 मिलियन अमेरिकन डॉलर की इनामी रकम भी मिली और उनको अमेरिका में फैमिली समेत एक नई शनाख्त के साथ US नेशनलिटी भी दी गई। 5 सितंबर 1996 को रमजी यूसुफ को 2 साथियों समेत बोइंग का पिलोट के जुर्म में बगैर जमानत के उम्र कैद की सजा सुना दी गई और 12 फरवरी 1997 को रमजी यूसुफ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 1993 की बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड का जुर्म साबित हुआ और 8 जनवरी 1998 को जज केविन डफी की अदालत ने 1993 का बम धमाका करने के जुर्म में उम्र कैद और 240 साल इजाफी जेल में गुजारने की सजा सुना दी और ये भी सजा सुनाई गई कि जेल में उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब है कि रमजी यूसुफ को किसी से भी मिलने नहीं दिया जाएगा, यहाँ तक कि जेल के दूसरे कैदियों से भी नहीं। 1997 के एक इंटरव्यू के दौरान उसामा बिन लादेन ने कहा कि वो रमजी यूसुफ को नहीं जानते, हम मगर उनके मामू खालिद शेख मोहम्मद को जरूर जानते हैं। 9/11 कमीशन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि इंटरोगेशन के दौरान खालिद शेख मोहम्मद ने बताया कि रमजी यूसुफ ना तो अलकायदा के मेंबर थे और ना ही कभी उनकी मुलाकात उसामा बिन लादेन से हुई थी। इस वक्त रमजी यूसुफ अमेरिका की फ्लोरेंस एडी मैक्स प्रिजन में कैद अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी नजर में वो क्या रीजंस होते हैं जो कि एक आम इंसान को दहशतगर्द बना देते हैं? इसके बारे में अपनी राय इसे नीचे कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली आने वाली वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।